हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल का पार्ट नंबर 3। आई होप इससे पहले आप जो है इस वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स देख चुके हैं। अगर आपने देखा है तो इस वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के साथ। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहले तो हम पढ़ चुके हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। सेकेंडली हम पढ़ चुके हैं क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। और अब हम पढ़ेंगे रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। बहुत सारी स्टेप्स होती है, जैसे हमने क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग में देखा कि बहुत सारी स्टेप्स होती है, मल्टीपल स्टेप्स होती है। और इसे रैशनल क्यों कहा जा रहा है? रैशनल कहने के पीछे इसका एक मकसद ये है क्योंकि इसमें लॉजिक और रीजनिंग का काम लिया जाता है। लॉजिक एंड रीजनिंग को आप हर चीज़ को, जैसे कि आप अपने इंट्यूटिव मतलब आप अपने मन से डिसीजन नहीं लेते हो, आप क्रिएटिविटी से डिसीजन नहीं लेते हो, आप लॉजिकली और रैशनैलिटी के बेस पर डिसीजन लेते हो। इसमें आप कोई गैस वर्क नहीं करते हो, कोई इमेजिनेशन नहीं करते हो। आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स अवेलेबल है आप उससे जो है डिसीजन लेते हो। और इस डिसीजन में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज यूटिलिटी आपको देखने को मिलती है बिकॉज इसमें आपको ऑलरेडी पता होता है कि क्या फैक्टर्स है और क्या डिसीजन लेने से क्या फ़ायदा होने वाला है। कॉस्ट जो है वो कम से कम आपको लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। और ये इसलिए रैशनल कहा जा रहा है बिकॉज इसमें रीजनिंग की जाती है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको जो एनालाइज किया जाता है। देखिए, हर एक मॉडल की अपनी अपनी क्रिटिसिज्म है। ज़रूरी नहीं कि हर डिसीजन की इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो। क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि जब तक क्रिएटिविटी नहीं रहेगी इनोवेशन नहीं होने वाला। ठीक है, रैशनल डिसीजन मेकिंग एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ सकती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रूटीन डिसीजन हमें लेने होते हैं। अब रूटीन डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, ये सब मैं आपको पार्ट 1 में ही समझा चुकी थी। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रोज़ जो हमारी लाइफ होती है उसमें जो हम डिसीजन लेते हैं उसमें एक बार के लिए रैशनल डिसीजन मेकिंग काम में आ सकती है। बट अगर हमें कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाने हैं तो हमें क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल को अपनाना होगा। इट मीन्स दैट कि हर एक मॉडल जो है डिसीजन मेकिंग का अपने आप में यूनिक है, अपने आप में उसकी क्रिटिसिज्म है, अपने आप में उसके एडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें इंट्यूशंस नहीं कंसिडर किए जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है, हर चीज़ को आपको जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट रैशनल डिसीजन मेकिंग की स्टेप्स क्या होती है। पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आपको डिसीजन का क्राइटेरिया स्टैब्लिश करना है, मतलब आपने जितनी भी चीज़ें देखी है, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन क्राइटेरिया तय करना है। अब बात करते हैं कि डिसीजन क्राइटेरिया को आपको वेट करना है। इट मीन्स दैट कि आपकी प्रायोरिटी क्या है डिसीजन लेने में। अक्सर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब आप करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह के एसडीएम हो, ठीक है, आपको डिसीजन लेना है, बहुत सारे आपके पास पेंडिंग इश्यूज रहेंगे लेकिन एक प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करेंगे। समझ लीजिए कोई इवेंट आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है और आप वहाँ पर पीस एंड हार्मनी मेंटेन करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग डिसीजन जो है वो आप पहले लेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ प्रायोरिटी डिसीजन। बाकी डिसीजन जो है वो वेट कर सकते हैं लेकिन ये डिसीजन वेट नहीं कर सकता। तो एक तरीके से डिसीजन क्राइटेरिया आप स्टैब्लिश करेंगे जहाँ पर आप प्रायोरिटीज जो है आप जो है एक तरीके से ऑर्डर में फ्रेम करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, आपको जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लोर तो करना ही है कि क्या क्या आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं। हर अल्टरनेटिव को आपको जो है इवेलुएट करना है और आपको देखना है क्या वो फिजिबल है, क्या वो रियलिस्टिक है, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, मेरिट एंड डीमेरिट क्या है। और जो बेस्ट अल्टरनेटिव लगा वो आपको डिसीजन ले लेना है और डिसीजन लेके छोड़ नहीं देना है बिकॉज आपका काम इम्प्लीमेंटेशन करना भी है। इम्प्लीमेंटेशन करना आपको ज़रूरी है और जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उस डिसीजन का क्या आउटकम आया उसको इवेलुएट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग के असम्पशंस क्या होते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है ये हर्बर्ट साइमन का नहीं है। अक्सर आपको नाम से कन्फ्यूजन हो जाएगा कि रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग ये तो हर्बर्ट साइमन का अप्रोच है, लेकिन ये नहीं है। द थिंग इज दैट कि हर्बर्ट साइमन ने जो अप्रोच दिया था वो बाउंडेड रैशनैलिटी का मॉडल दिया था। ठीक है, बाउंडेड रैशनैलिटी का मॉडल कैसे डिफरेंट होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल से, ये अभी हम समझने वाले हैं। जब आप ये समझ लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले हम समझ लेते हैं कि इसके अजम्पशंस क्या है। तो रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग के कुछ अजम्पशंस ये है कि इंसान जो है, इंसान के पास कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज है।
प्रॉब्लम्स रिलेटेड, और वो सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है चॉइस जो है मेक कर सकता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको अपने आप में क्रिटिसिज्म मिल चुका होगा, आई होप, क्योंकि जब ये बोला जा रहा है कि इंसान के पास कंप्लीट रैशनैलिटी है, ये पहली अपने आप में ही क्रिटिसिज्म होकर जो है उभर कर आता है। मैन इज नॉट कम्प्लीटली रैशनल, मैन की इन्फॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आप साइंस में कितना भी प्रोग्रेस कर ले, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है, और ये मैन के पास मतलब पीपल के पास परफेक्ट डाटा होता है जिससे वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेजर कर सके, लेकिन ये भी जो है गलत है। ये भी क्रिटिसिज्म के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान के पास परफेक्ट डेटा नहीं होता है, बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता। साथ साथ ये बताया जाता है कि इंसानों के पास ये एबिलिटी होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी, कि वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके प्रॉपर डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन ले सकें। लेकिन ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है कि जो इंटायरली जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको ये बताने की कोशिश करता है कि इसमें से बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ये इंसान निकालने के लिए कैपेबल है। लेकिन ये गलत है, बिकॉज इंसान के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली एनालाइज कर सके। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं और इसी वजह से जो है इसके क्रिटिक आपको उभर कर आते हैं। इसके बहुत सारे क्रिटिक्स निकल कर आते हैं। इसका क्रिटिक खुद हर्बर्ट साइमन भी करते हैं। हर्बर्ट साइमन जो है इसके क्रिटिक में बॉन्डेड रैशनैलिटी का जो है आप देख सकते हैं मॉडल देते हैं। पहली बात वो ये क्रिटिसिज्म देते हैं कि ये पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये बताया जा रहा है कि हर पूरी प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन जो है वो इंसान के पास अवेलेबल है। ये गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि सारे डिसीजन मेकर के पास सारी जो है हो सकता है इंफॉर्मेशन ना हो, बहुत सारी लिमिटेशन भी हो सकती है। और तीसरी चीज़ आपको देखने को मिलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन निकालने जाते हैं तो आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशन ज़रूर होती है। चाहे वो साइकोलॉजिकल लिमिटेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन हो, चाहे वो कोई भी तरीके की लिमिटेशन हो। जैसे कि अगर आप कोई तरीके की हिस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं तो आपके पास हर तरीके का वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है। सेकेंडली, पाइल ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है भी तो इससे इन्फॉर्मेशन एनालिसिस पैरालिसिस हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है, क्योंकि अगर आपके पास सही में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आपको कितना टाइम लगेगा उसको एनालाइज करने के लिए। और लास्टली, इंडिविजुअल रैशनैलिटी की खुद की बाउंड्रीज होती है, ऐसा बताया जाता है। बेसिकली मतलब बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल, कॉग्निटिव। ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि ह्यूमन जो है अल्टीमेटली कंप्लीटली या एब्सोल्युटली रैशनल नहीं है। ये चीज़ जो है इसको क्रिटिसाइज करती है। अब बात आती है कि हर्बर्ट साइमन किस अप्रोच के साथ आते हैं। हर्बर्ट साइमन जो है बाउंडेड रैशनैलिटी के साथ आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हर्बर्ट साइमन के बारे में हम समझते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर है वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में, और उनका एक वर्क है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो 1947 में पब्लिश होता है, और उनके बहुत सारे वर्क होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिर ऑर्गेनाइजेशन करके, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे बहुत सारे उनके जो है पब्लिश्ड वर्क है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें उन्होंने बताया कि डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो रहेगा डिसीजन मेकिंग। और अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझना है, हमें ह्यूमन के बिहेवियर को समझना पड़ेगा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। तो बेसिक आइडिया इज़ दैट कि यहाँ पर हर्बर्ट साइमन की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है रैशनल डिसीजन मेकिंग की, इसको चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि क्या सही में ह्यूमन जो है एक तरीके से कम्प्लीटली रैशनल है। इस चीज़ को वो चैलेंज करते हैं और बताते हैं कि कम्प्लीटली ह्यूमन जो है वो रैशनल नहीं हो सकता। हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग में सिर्फ और सिर्फ डिसीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो ये बताते हैं कि एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप जो काम यानी जो एक्शंस ले रहे हैं उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम आगे चल के पढ़ेंगे ना इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी, तब आपको और क्लियर होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्शंस जो कि इन्वॉल्व है एक डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। साइमन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, आप किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, इसका आर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। और डिसीजंस, ये जो है डिसीजंस ही जो ये इंश्योर करते हैं कि हम किस तरीके से काम करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो डिसीजन है। जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक डीएम है, एसडीएम है, कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, उनसे पहले उन्होंने डिसीजन तो लिया होगा ना। तो एक्शन से पहले आता है डिसीजन। तो जब तक आपको डिसीजन आप जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आप एक्शन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
तो आपको डिसीजन को एनालाइज करना है। इस पे साइमन जो है वो इम्फोसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होता है डिसाइडिंग यानी डिसीजन लेना, और फिर उसको एक्शन में लाना। दो ही चीज़ होती है। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप कहीं के कोई डीएम बनते हैं, वहाँ पर आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, आपने डिसीजन लिया और फिर आप एक्शन करेंगे। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि डिसाइडिंग एंड डूइंग दो एक्टिविटीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन उसमें भी वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिसाइडिंग, क्योंकि बेसिकली जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आप करेंगे कैसे चीज़ें, और जो चीज़ आप डिसाइड करेंगे आप वही करने वाले हैं। साइमन डिसीजन मेकिंग को जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म से जो है जज करते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म में वो वैल्यू जजमेंट को हटा देते हैं। आपको पता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म ग्रोथ जो है वीना सर्कल से होता है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो है बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है हर चीज़, हर साइंटिफिक नॉलेज को आप वेरीफाई कर सकते हैं, और वही नॉलेज जो वेरीफाई हो सकती है वही जो है सच है। ठीक है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो अलग है, एम्पिरिसिज्म से भी अलग है और पॉजिटिविज्म से भी अलग है। वो कहती है हर नॉलेज को आप वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इसी चीज़ पे बेस्ड जो है साइमन ने अपनी रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है प्रपोज की। वो ये कहते हैं कि हर चीज़ को आप टेस्ट कर सकते हैं, आप हर चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, और जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तब वो ये कहते हैं कि जब जिस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं वही चीज़ जो है ट्रुथ है, और जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते वो ट्रुथ नहीं है। और इसी की बेसिस पे वो ये बताते हैं कि जो वैल्यू बेस्ड जजमेंट है ना, जो नॉर्मेटिव चीज़ें है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्मेटिव चीज़ों को पूरी तरीके से हटा देते हैं, और ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बेस्ड वैल्यू फ्री जजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो ये भी कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। वो बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन अगर आपको उस टफ टास्क को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने अल्टरनेटिव्स आप निकाल सकते हैं उतने अल्टरनेटिव्स के साथ आपको आना पड़ेगा। और सेकेंडली आपको ये भी करना होगा कि कहीं ना कहीं आपको नए नए अल्टरनेटिव्स को एनालाइज जब आप करेंगे तो आपको फैक्ट बेस पे करना है, ना कि आपके इंट्यूशंस पे करना है, ना कि आपको नॉर्मेटिव वैल्यूज पे करना है। आपको फैक्ट पे जो है डिसीजन लेने हैं। और बेसिकली यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि वो बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो कहते हैं कि कम्प्लीटली एक ह्यूमन जो होता है रैशनल नहीं होता है, ना ही वो इरेशनल होता है, ना ही वो कम्प्लीटली रैशनल होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए ये इरेशनलिटी का सर्कल है और ये रैशनैलिटी का, एब्सोल्यूट रैशनैलिटी का सर्कल है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग कहाँ लाई करते हैं, यहाँ बीच में लाई करते हैं, दैट इज दे हैव अ बाउंडेड रैशनैलिटी। ये बाउंडेड रैशनैलिटी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है, हम आगे पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी कहने का मतलब ये है कि वो अपनी अप्रोच इसी बेसिस पे देते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कम्प्लीटली रैशनल नहीं होते, कुछ चीज़ें होती है जो उनके लिमिटेशन फैक्टर्स होते हैं, और होते हैं जैसे कि हर इंसान इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। ठीक है, हर इंसान की सोचने की सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है बताता है कि किस तरीके से लिमिटेशंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें कि साइमन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से एग्जिस्ट करती है एक फ्लो चार्ट के रूप में, तो हम देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन ये रहेगा, प्रॉब्लम जब रहेगी तब हम उसको जो है सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं। अब अल्टरनेटिव्स को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन एक्टिविटी का हमें यूज़ करना होगा। देखिए, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है, ये एक्टिविटीज़ आपको ध्यान से समझनी है। इंटेलिजेंस एक्टिविटी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जैसे कि समझ लीजिए आपके घर में नल लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप प्लम्बर को बुलाते हैं। वो सबसे मेन क्या करता है, प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई करता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, डिज़ाइन एक्टिविटी। डिज़ाइन एक्टिविटी मतलब इसे सॉल्व किस तरीके से करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। थर्ड थिंग इज दैट कि क्या एक्शन हमें लेना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिज़ाइन एक्टिविटी ये होगी कि चलिए हमें नल चेंज करना है या जो भी, और डिज़ाइन एक्टिविटी करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या एक्शन हमें लेना है। जब हम बात करते हैं एक्शन की, तो चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पर बात आती है। चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से आपको उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, वो जो है डिसाइड करने का काम जो है चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन पे आता है। तो ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेप्स जो है वो बताए जाते हैं बाय दी हर्बर्ट साइमन। तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है। इंटेलिजेंस एक्टिविटी में आपको आइडेंटिफाई करना है, गैदर इन्फॉर्मेशन करना है। डिज़ाइन एक्टिविटी में आपको जो है पॉसिबल अल्टरनेटिव्स देखने हैं। चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन में आपको एक चीज़ को जो है सेलेक्ट करना है, और लास्ट में आप रिव्यू भी कर सकते हैं। रिव्यू इसलिए करना है ताकि आपने जो किया है क्या वो सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो देखिए रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल बेसिकली यहाँ पर जो हर्बर्ट साइमन है, हर्बर्ट साइमन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का आइडिया देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो है वो इकोनॉमिक मैन से अलग है। देखिए मैं आपको दो मैन बताऊंगी। तो इकोनॉमिक मैन जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी में सजेस्ट किया जाता है, जिसके पास कंप्लीट रैशनैलिटी है, ठीक है, परफेक्ट रैशनैलिटी है। लेकिन जो हर्बर्ट साइमन है वो क्या बताते हैं कि एक इंसान के पास परफेक्ट जो है, आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, परफेक्ट रैशनैलिटी नहीं हो सकती। इसलिए वो क्या आइडिया देते हैं, वो देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का आइडिया। बहुत ही प्यारा आइडिया है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए ये सर्कल है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का, ठीक है, और ये सर्कल है इरेशनल मैन, सॉरी, ये सर्कल है आपको देखने को मिल रहा है इरेशनल मैन का, और ये सर्कल है आपको देखने को मिल रहा है दी इकोनॉमिक मैन का। अब इकोनॉमिक मैन जो है ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रैशनल होता है, कंप्लीटली रैशनल है, और जो इरेशनल मैन है वो कंप्लीटली इरेशनल है, ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच में लाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि उनकी रैशनैलिटी जो होती है वो बाउंडेड होती है, ना ही वो कम्प्लीटली रैशनल है और ना ही वो कम्प्लीटली इरेशनल है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का हर्बर्ट साइमन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसमें मैन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसको रिक्वायरमेंट है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, वो आउटकम समझ सके, और साथ साथ उसको पता हो कि क्या क्या आउटकम से क्या क्या, मतलब अगर वो चीज़ें करेगा तो उससे क्या रिजल्ट आएगा। ये मतलब वो रैशनैलिटी होना चाहिए, भले ही परफेक्ट रैशनैलिटी नहीं होगी, लेकिन रैशनैलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि साइमन ये बताते हैं कि जो नियो क्लासिकल थिंकर्स कहते हैं कि परफेक्ट रैशनैलिटी एग्जिस्ट करती है, तो ये परफेक्ट रैशनैलिटी सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जो है लिमिटेशंस होती है, जैसे कॉग्निटिव लिमिटेशंस, इनएडुकेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके खुद के बायसनेस, आपकी खुद की बिलीव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फैसला लेते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से आप परफेक्टली कभी भी रैशनल नहीं हो सकते, ये चीज़ वो बताने की कोशिश करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो भी आप डिसीजन लेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो 101% सही हो, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमें क्योंकि आगे बढ़ना है तो हमें एक ना एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वो डिसीजन गलत होता है तो फिर डिसीजन मेकर बाद में जाकर कुछ और भी डिसीजन ले सकता है। तो साइमन इस तरीके से बताते हैं कि 6 तरीके की रैशनैलिटी होती है, बहुत ही अच्छे से बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक सब्जेक्टिव रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी, डेलिबरेट रैशनैलिटी, कॉन्शियस रैशनैलिटी, पर्सनल रैशनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन रैशनैलिटी। देखिए सब्जेक्टिव रैशनैलिटी, जब आप किसी चीज़ को आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है, किसी चीज़ का, और आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, तो इसे आप सब्जेक्टिव रैशनैलिटी कहेंगे। ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी, जब आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू दूसरी चीज़ की वैल्यू से ज़्यादा है। देखिए ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी के लिए आपके पास एक एक पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, इसमें आपके पास कुछ पैरामीटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात बता रही हूँ, जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक जो है कुछ अचीव करना है, ठीक है, आपको कुछ अचीव करना है, तो आपके पास एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए, जो बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी की बात की जा रही है। डेलिबरेट रैशनैलिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को एडजस्ट करके जो है एंड्स में मीन कर, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन जो है बिल्कुल कंप्लीटली राइट नहीं है, लेकिन आप उसको डिसीजन को राइट करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, ये एक डेलिबरेट रैशनैलिटी हो गई। कॉन्शियस रैशनैलिटी मतलब आप जो है कंटिन्यूसली आपके कॉन्शियस प्रोसेस को यूज़ करके आप मीन्स को एंड के थ्रू एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल रैशनैलिटी, आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपकी पर्सनल रैशनैलिटी है। ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी मतलब जो आप ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी है। हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हर्बर्ट साइमन की पढ़ रहे हैं, इनकी थ्योरी बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स, ठीक है। पहले उन्होंने जो है, क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च की है इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि बाउंडेड रैशनैलिटी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। बाउंडेड रैशनैलिटी का एक बहुत ही प्यारा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हर इंसान जो होता है, हर इंसान के पास जो है उसके पास जितने ऑप्शंस हैं उतने ही ऑप्शंस में से वो ऑप्टिमल ऑप्शन चूज करता है, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि उसको सारे ऑप्शंस पता नहीं होते, इस वजह से वो कुछ चूज करता है, तो उसकी रैशनैलिटी कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, और इसी को वो बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नोशन देते हैं, और यही नोशन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट निकाला, और उसे हम समझने वाले हैं। तो बाउंडेड रैशनैलिटी है क्या? देखिए एक डायग्राम से आपको समझ में आएगा बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है।
यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको बाउंडेड रैशनैलिटी दिख रहा है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि कॉग्निटिव लिमिटेशन, आपकी दिमाग की सोच। आप जितना सोच सकते हैं दूसरा कोई बंदा उससे ज़्यादा सोच सकता है, उससे कम सोच सकता है। हर इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी अलग होती है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फॉर्मेशन इम्परफेक्शन, आज के टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं कि सब इन्फॉर्मेशन सही मिल रहे, वो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप डिसीजन लेंगे तो आपकी रैशनैलिटी बाउंड हो जाएगी। टाइम कंस्ट्रेंट, हर चीज़ के पास आपको इतना टाइम थोड़ा रहता है, कुछ डिसीजन आपको क्विक भी लेने होते हैं, ठीक है। आपको जो है कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो क्विकली लेने होते हैं, आपको ऐसा टाइम नहीं है कि आप 1 साल 2 साल तक सोचते रहेंगे कि उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद। तो ये 3 तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं। रिस्ट्रेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लिमिटेशन हो सकते हैं, कंस्ट्रेंट हो सकते हैं ऑन दी रैशनैलिटी, और जिससे रैशनैलिटी जो है बाउंडेड हो जाती है। जब बाउंडेड हो जाती है तो हमारे पास ऑप्शन ही कम बचते हैं, और जब हमारे पास ऑप्शन कम बचते हैं तो उसमें से ही हम लोग एक जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और हमें लगता है कि हम लोग जो है रैशनल है, कंप्लीटली रैशनल है। लेकिन वो बताते हैं हर्बर्ट साइमन कि हम कंप्लीटली रैशनल नहीं है, क्योंकि हमें जो है कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, जिसकी वजह से हम कंप्लीटली रैशनल नहीं हो सकते। तो ये लिमिटेशंस को पता करना भी ज़रूरी है। आपको इतना इग्नोरेंट नहीं होना है कि आपको अपने लिमिटेशंस पता ही नहीं है, क्योंकि जब आप अगर सोचेंगे कि मेरी कोई लिमिटेशन है ही नहीं, तो आप अपने डिसीजन को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप एक टाइम पर डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उस टाइम पर उस डिसीजन के लिए आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, आप कितना ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, और आपको अपनी लिमिटेशंस मालूम होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप जो है कम्प्लीटली रैशनल इंसान नहीं बन सकते, और वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करके आपके एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना होगा, आपकी लिमिटेशंस को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये हर्बर्ट साइमन की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें उन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, ये बेसिकली जो है बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। बाउंडेड रैशनैलिटी का मॉडल को हम इन प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइसिंग भी कहते हैं। इट मीन्स दैट कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं एक टाइम पे तो वो हमारे हमें सेटिस्फाइंग होता है, ठीक है, इसलिए हम वो डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया इज दैट सेटिस्फाइंग इसलिए होता है क्योंकि हमें उस टाइम पे जितनी चीज़ें पता होती है उसमें से हमने बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं, इसलिए हमारे लिए वो सेटिस्फाइबल होता है, ठीक है। हो सकता है बाद में जाकर आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए तो आपकी जो है सेटिस्फेक्शन जो है आपका ख़त्म भी हो सकता है। अब वो सेटिस्फाइसिंग जो वर्ड है उसको बताते हैं कि दो कॉम्बिनेशन का वर्ड है, ठीक है। सेटिस्फाइसिंग बोल रहे हैं, वो सेटिस्फाइंग नहीं बोल रहे हैं। एक वर्ड है सेटिस्फाई और एक वर्ड है सफाइस, दोनों वर्ड को मिलाकर उन्होंने एक एक्रोनिम बनाया है, बहुत इंटेलिजेंट है ये। वो कहते हैं कि सेटिस्फाई, एक तो आपको डिसीजन सेटिस्फाई करना चाहिए, सफाइस मतलब आपको सफिशिएंट करना होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। बेसिकली आपको सेटिस्फाई भी करना चाहिए और सफिशिएंट भी होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, आप अपना जब करियर डिसाइड करते हैं तो आप जो है एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो आप सेटिस्फाइड हो जिससे, और जिससे आपको सफाइस करे वो चीज़। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि आपको पता होता है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है आपको सारे करियर ऑप्शंस नहीं पता हो, लेकिन आप उस टाइम पे जो डिसीजन लेते हैं उसे आप सेटिस्फाई सिंग कहते हैं, बिकॉज वो आपको सेटिस्फाई भी करता है और आप उसे सफाइस भी हो जाते हैं। तो बेसिकली ये यही कहने की कोशिश करते हैं कि आप अगर बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक टाइम पे आप जो डिसीजन लेते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और उस टाइम पर आपकी जो पर्टिकुलर डिमांड है उसको सफाइस करने के लिए वो आप डिसीजन जो है लेते हैं। और वो कुछ फीचर्स भी देते हैं, वो बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ये समझना है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो डायनामिक है और उसका नेचर कॉम्प्लेक्स है, आप वहाँ पर हर चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पास डिसीजन मेकिंग, आपके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ना, आपको, आप डिसीजन ले सकते हैं, आप आउटकम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन, आप कुछ चूज़ कर सकते हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन उसके बनने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो आप आउटकम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि आप फोर्स ही नहीं कर सकते ना, आप फ्यूचर नहीं देख सकते। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेते हैं ये एक्सपेक्ट करके कि आपको ये रिटर्न मिलेगा, बट आप वो सिर्फ और सिर्फ गैस वर्क कर सकते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं देख नहीं सकते, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो आपके पास या तो इन्फॉर्मेशन की कमी रहेगी या तो आपके पास वो एबिलिटी की कमी रहेगी जिससे आप समझ पाए चीज़ों को। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अक्सर क्या होता है, अक्सर होता है ना कि हम प्रेशर में आकर कोई गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे कोई और चीज़ में हो, आप प्रेशर में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का प्रेशर भी होता है। फिर एक और चीज़ है कि पर्सनल इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस और बायस।
कोई भी इंसान पूरी तरीके से अनबायस्ड नहीं हो सकता। कोई कहता है कि मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूँ, तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज़ आपके किसी न किसी बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपका टिल्ट रहेगा, ठीक है? तो कंप्लीटली अनबायस्डनेस जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? आपको किसी न किसी चीज़ की तरफ बायस आप रहते हो। तो पर्सनल इंटरेस्ट, आपकी प्रेफ़रेंसेस, आपके बायसनेस, आपकी बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो इसलिए ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, मैंने आपको अभी समझा दिया क्या होता है, एक इकोनॉमिक मैन से डिफरेंट होता है, ठीक है? इकोनॉमिक मैन क्या बताता है? इकोनॉमिक मैन मतलब जिसके पास कंप्लीट रैशनैलिटी हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जिसके पास बाउंडेड रैशनैलिटी हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। सिर्फ बात ये हो रही है कि आपके पास ह्यूमन, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन जो है रैशनल है, ठीक है? और कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन इरेशनल है, ठीक है? अब ये दोनों बातें नहीं कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन के पास बाउंडेड रैशनैलिटी है, मतलब इनके पास कंप्लीट रैशनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में। अगर हम समझते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो होता है वो सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन लेता है, ठीक है? सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन लेता है। देखिए, हर एक डिसीजन के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी नहीं करता। देखिए, हो सकता है ना, अक्सर आप लोग कुछ अगर किसी चीज़ के बारे में सॉल्यूशन देख रहे होते हैं, अगर आप ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे तो आप जो है कुछ एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन को जो है सिंपल रखने की कोशिश करता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, और वो सेटिस्फाइसिंग कंडीशंस देखता है। मैंने अभी आपको बताया सेटिस्फाइसिंग क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एज वेल एज सफाइज, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो वो सेटिस्फाइसिंग कंडीशन देखता है रेदर देन मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। अगर वो ये नहीं देखता कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में होगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा किस में। वो ये देखता है कि मुझे कौन सी डिसीजन जो है सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, मेरे लिए कौन सा डिसीजन सबसे ज़्यादा सफाइस रहेगा, मतलब कौन सा डिसीजन मेरे लिए जो है इनफ है, मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है? ये चीज़ वो देखने की कोशिश करता है। तो साइमन का जो मॉडल था ये बहुत रियलिस्टिक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम जो है क्या है, कंप्लीटली रैशनल नहीं है। ह्यूमंस को जो है रैशनैलिटी का कंप्लीट सेंस नहीं है। ह्यूमन फ्यूचर नहीं देख सकते, ह्यूमन डिसीजन ले सकते हैं लेकिन उसका आउटकम जो है डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए साइमन का मॉडल बहुत ज़्यादा जो है रैशनल माना जाता है, और एज कंपेरेटिव अदर डिसीजन मेकिंग थ्योरी ये बहुत रियलिस्टिक भी माना जाता है। तो अगर आप हर डिसीजन लेने से पहले बिल्कुल आइडियल परफेक्ट डिसीजन के लिए ढूंढते बैठेंगे तो आप कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट डिसीजन नाम की चीज़ ही नहीं होती, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन लेना है, और एक गुड डिसीजन मेकर वो बताते हैं ऐसा ही होता है जो सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन ले, ना कि परफेक्ट डिसीजन के पीछे जो है बैठा रहे। अब देखिए, पढ़ तो हमने सब लिया, लेकिन क्रिटिसिज्म सुने बिना जो है हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो क्रिटिसिज्म जो है ज़रूरी है। साइमन की बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल का भी क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिलता है। बाउंडेड रैशनैलिटी का बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है। हुबैर, दास एंड टैंक करके स्कॉलर्स ये बताते हैं कि ये जो बात हो रही है बाउंडेड रैशनैलिटी की और परफेक्ट रैशनैलिटी की, इसके बारे में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। और इनफैक्ट साइमन अपनी खुद की जो थ्योरी है उसको रैशनैलिटी का रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई इतना अब बात करते हैं कि साइमन जो है उसको उनको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होते हैं, मानते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग ही इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स की कोई इंपॉर्टेंस वो बता ही नहीं रहे हैं। तो ये जो है क्रिटिक्स बताते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, और कंप्लीटली अगर आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग को समझेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ पाएंगे। और दूसरे क्रिटिक्स जैसे कि नॉर्टन, लेंग और सेजलिंग ये बताते हैं कि आपको जो है, अगर आप जब तक ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं समझेंगे, जैसे मैंने मैक्स वेबर की आपको ब्यूरोक्रेसी थ्योरी भी समझाई थी, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, अगर आपने देखी होगी तो आपको याद होगा। तो ये लोग बताते हैं कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझोगे, जब तक कि आप जो है दूसरी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, तो अगर आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग को समझ रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो है प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही डैश एंड टैंक बताते हैं कि इस पे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, इस पे फोकस किया गया है फैक्ट्स पे, और वैल्यूज़ की कोई इंपॉर्टेंस आपको देखने को नहीं मिलती है। और इसलिए आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो बताने की कोशिश करते हैं कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी में अगर सिर्फ आप वैल्यूज़ को हटा देंगे और सिर्फ फैक्ट पे फोकस करेंगे, तो ये चीज़ आप बिजनेस में तो कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में आपको क्या होता है कि सिर्फ आपको फ़ायदा देखना है, सिर्फ फ़ायदा। बट अगर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि एक पब्लिक डोमेन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए काम करता है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड है।
तो अगर आप अपनी सारी सोशल वैल्यूज को हटा देंगे तो वेलफेयर कंसर्न्स कहाँ से लेंगे? अगर समझ लीजिए डीएम ये कहेगा कि चलिए यहाँ पर हमें पानी प्रोवाइड करने के लिए गरीब लोगों को पैसे लग रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, पानी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये थोड़ी ना होगा। हमें जो है वेलफेयर कंसर्न्स को भी देखना पड़ेगा, सोशल एथिकल वैल्यूज को भी देखना पड़ेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर गवर्नमेंट नुकसान भी उठाती है। ठीक है, गवर्नमेंट मोस्टली जितना भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जितना भी ज़्यादा फंड जो है रेगुलेट करती है वो उससे नुकसान करती है। ठीक है, आईआरसीटीसी जो है वो नुकसान में चलता है, रेलवेज जो है वो नुकसान में चलती है। क्यों नुकसान में चलती है ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की? क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर भी देखती है, हर चीज़ में वो यूनिट ऑफ कॉस्ट देखने लग जाएगी, बेनिफिट देखने लग जाएगी। तो ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो अप्रोच है इसमें फैक्ट्स एंड वैल्यूज को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ये सही नहीं है। और आप जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यूज भी देखनी है और फैक्ट्स भी देखने हैं, तभी जाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंक्लूसिव बन पाएगा। अब बात करते हैं, डिफरेंट क्रिटिक्स ने डिफरेंट तरीके की चीज़ों से जो है इसको क्रिटिसाइज किया, और ये क्रिटिसिज्म से जो है, जो साइमन ने चीज़ें इग्नोर कर दी थी वो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो फिर साइमन को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया, बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि रैशनैलिटी के अलावा उन्होंने नॉन रैशनल चीज़ों की बात ही नहीं की। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने सिर्फ रैशनैलिटी रैशनैलिटी की बात कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रेडिशन, फेथ, कल्चर, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ रैशनैलिटी की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बात है कि आपके एक समझ लीजिए कि आप अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह प्लेस्ड है, ठीक है, तो आप सिर्फ रैशनैलिटी के बेस पर डिसीजन लेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, बिकॉज आपको वहाँ की कल्चरल वैल्यूज भी देखनी है। ठीक है, एक कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं, अगर सोसाइटी में अगर कुछ ऐसी सोशल नॉर्म्स है जिसको जो है लोग मानते हैं, जो बिलीव्स है, आप उसको एक रात में रेडिकेट नहीं कर सकते। यू नीड सम स्ट्रॉन्ग बेसिस, आप उसको धीरे धीरे जो है लोगों के माइंड में इंफ्यूज करेंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि लोग अपने ट्रेडिशन से, फेथ से, कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है साइमन को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया। और ये भी चीज़ उनको क्रिटिसाइज की गई, क्रिस एग्रीज बताते हैं कि जो साइमन ये नहीं समझते कि बिलीफ सिस्टम, इंट्यूशन, ये सब सिक्स सेंस की तरह हमारे काम करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सेटिस्फाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट साइमन ने निकाले हैं, एक जस्टिफिकेशन टूल है। होता है ना कि अक्सर आप लोग डिसीजन जो है कुछ गलत ले लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, सेटिस्फाइसिंग है, ये तो ठीक ही है। आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, एक्सक्यूज कर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप खुद ही अपने डिसीजन के बारे में सीरियस नहीं होते और आप बाद में डिसीजन ले लेते हैं और आप उसको रिग्रेट नहीं करना चाहते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक जस्टिफिकेशन के लिए कि हाँ ये चीज़ मुझे सही लगी तो मैंने की। तो ये चीज़ जो है बेसिकली साइमन का इसमें क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलता है। और ये जो डिस्टिंक्शन जो बताने की कोशिश करते हैं साइमन की, मैक्सिमाइजिंग अलग है और सेटिस्फाइसिंग अलग है, इसके बीच में लोग कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमाइजिंग क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग क्या होता है? जो आपके नीड्स को, आपकी वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करे, यही मैक्सिमाइजिंग होगा। और सेटिस्फाइसिंग क्या होगा? जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे और आपको सफाइस हो जाए। तो दोनों चीज़ में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलते हैं बाउंड्री रैशनैलिटी के, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलती है। और बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इतना क्रिटिसिज्म होने के बावजूद इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा, तभी आपको ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है। रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी जब आई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको देखने को मिलता है एक नया पैराडाइम मिला, और इस नए पैराडाइम के साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समझ पाए। तो इससे बेसिकली और बाद में जाकर दूसरे मैनेजमेंट थिंकर्स और एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरिस्ट भी इंस्पायर होते हैं। विक्टर थॉमसन, एंथोनी डाउन्स, मिकाइल क्रॉजियर और गॉर्डन टर्लक, ड्वाइट वाल्डो, बहुत सारे और भी जो है आपको देखने को मिलता है जो साइमन के आइडिया से जो है इंस्पायर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को स्टडी करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं कि हमने डिफरेंट डिसीजन मेकिंग मॉडल्स को पढ़ा था, इसे आपको कब यूज़ करना है। ठीक है, रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल को जब आप यूज़ करेंगे जब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास क्वांटिफाइबल है। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, क्वांटिफाइबल। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिफाइड? ठीक है, जब आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप गिन सकें। आपके पास अगर कल्चरल चीज़ें हैं तो आप उसके बारे में रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते। और ये रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जब भी आपको यूज़ करना है जब आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट रहे। ऐसे छोटे मोटे रोज़ के डिसीजन में आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। ठीक है, और ऐसे टाइम पे यूज़ करना है जब आपको आउटकम को मैक्सिमाइज करना है।
बाउंडेड रैशनैलिटी कब यूज़ करनी है? बाउंडेड रैशनैलिटी तब यूज़ करनी है तो बेसिकली जब आपको इतना पता नहीं हो कि आपका मतलब आपके ज़्यादा टाइम नहीं हो इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको ये नहीं पता हो कि आपका आउटकम क्या निकल कर आएगा, ठीक है? और आपको जो है आपको मतलब पता नहीं है कि मतलब बेसिकली होता है ना कि आपको पता नहीं है कि उसका आउटकम क्या निकलेगा, आपके ज़्यादा टाइम भी नहीं है डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आप फिर भी डिसीजन लेते हो। इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग क्या होता है? जब आपके गोल्स क्लियर नहीं होते हैं और टाइम प्रेशर होता है, ठीक है, और आपको जो है इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। आपने पहले भी इस तरीके की डिसीजन मेकिंग करी होंगी। आपका मन होता है कि आज मैं ये करूँ तो आप करते हो, ना नहीं होता है तो नहीं करते हो। इट्स इनिशिएटिव बेसिस, आपका सिक्स सेंस आपसे क्या बोलता है उस पर आप ये चीज़ें करते हो। क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग तब यूज़ होती है जब ऐसे नए नए सॉल्यूशंस आपको जनरेट करने हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, और आपको जो है एक नई प्रॉब्लम मिली है और उसका नया सॉल्यूशन आपको निकालना है, तब आप क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो हम देखेंगे कि जो इंटायर चैप्टर था इसमें हमने ये चारों चीज़ें जो है मॉडल्स को समझा, क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल को समझा, इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, बाउंड्री रैशनैलिटी और रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये चारों मॉडल अपने अपने जगह पे यूज हो गए, ठीक है, ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं, और इसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बता दी है कि क्या क्या डिफरेंस है बाउंड्री रैशनैलिटी के बीच में और रैशनल डिसीजन मेकिंग के बीच में। अब आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है हर्बर्ट साइमन का तो ये वाला डायग्राम बनाना मत भूलना, बहुत प्यारा डायग्राम है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के बारे में और लिखने के लिए आता है तो जो नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है वो भी आप बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मत देना भूलना, और ये एक जो फ्लो चार्ट है जो साइमन ने बताया है इसे भी आप देना मत भूलना। इसमें इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी और साथ साथ आपको जो है देखने को मिलती है चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। एक आंसर जब आप लिखेंगे तो कम्प्लीटली आपको ये भी ध्यान देना है, इसके ऊपर एक आंसर एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, हर्बर्ट डिसीजन मेकिंग, साइमन डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो इसमें आपको उनके वर्क भी लिखने हैं, उन्होंने क्या क्या वर्क किए उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है इंट्रोडक्शन में। इस तरीके से आपको जो है काम करना होगा, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर है। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और हम आ चुके हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन के ऊपर, तो हम कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि हम ये वीडियो खत्म करें। इस चैप्टर में हमने क्या समझा? इस चैप्टर में हमने समझा कि डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ की हर एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हमारी लाइफ में भी काम में आती है, और अगर हम अच्छे डिसीजन ले तो हमारी लाइफ जो है कहीं ना कहीं और अच्छी हो जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हमने इकोनॉमिक मैन के बारे में पढ़ा और हमने साइमन के एडमिनिस्ट्रेटिव मैन के बारे में भी समझा। उसके बाद हमने बात की कि किस तरीके से अगर हमें जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिलेक्ट करने के पीछे नहीं जाएंगे, हम जो जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे जो है कहीं ना कहीं डिसीजन लेने वाले हैं। अब हमें जब हमने क्रिटिसिज्म को समझा तो हमने ये भी देखा कि हमें क्या करना है, डिसीजन जब आप लेंगे तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर और कॉग्निटिव फैक्टर्स को भी आपको समझना है ताकि आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डिसीजन ले सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर आप स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है और अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि सोसाइटी में जो है इरेशनलिटी हो रही है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है गाँव में जो इरेशनल होती है, आप वहाँ का जो है आप वहाँ के वो बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, देन आप ऐसा नहीं कर सकते कि ओवरनाइट आपने कहा कि चलो इसको हटा दो। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज आपको सारी चीज़ें कंसिडर करनी है, उसके बाद जो है आपको डिसीजन लेना है। तो आपको सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है ताकि आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ फ्रेडरिक्स। Till then, bye and happy learning.